हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज की इस नई वीडियो में स्वागत कर रही हूं। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है और किसी को भी मिस नहीं करना है और ना ही कहीं पे वीडियो स्किप करना है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन पूरा आप लोगों को सुनना है। आपके बहुत सारे सवालों के रूट कॉजेस मिलने वाले हैं, स्पेशली आपके बच्चों को लेके। आप चाहे आपके बच्चे किसी भी उम्र के हो, लेकिन ये वीडियो ज़रूरी है सारे पेरेंट्स के लिए, या फिर जो अपकमिंग पेरेंट्स है, यानी नई शादी हुई है और कुछ समय में पेरेंट्स बनने वाले हैं, या फिर पेरेंटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस सब के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस इन्फॉर्मेशन चैनल पे है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इस वजह से आप लोगों को पता नहीं चलता है और फिर पर्सनल मैसेज करके पूछते हैं कि इसके लिए क्या करना है। सारी चीज़ें मैंने चैनल पे रखी है, आप लोग कहीं से भी कभी भी उसे एक्सेस कर सकते। चलिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न में बिहेव क्यों करता है, फिर उसकी उम्र कुछ भी हो, या फिर वो पेरेंट को लेके नेगेटिव बर्ताव क्यों करता है, या फिर किसी चीज़ से डरता रहता है, कोई चीज़ उसे करनी नहीं है, या फिर बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, किसी का सुनता नहीं है। जैसे कि अगर आपका बच्चा छोटा है, क्योंकि मेरे पास छोटे बच्चे के केसेस भी बहुत आते हैं, तो जब हम लोग 1 साल तक के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चे बेवजह रोते हैं, कोई रीज़न नहीं होता है, या फिर अचानक से चौंक जाते हैं, यानी कोई आवाज़ नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, या फिर ऐसा डर लगने वाली भी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एकदम से ऐसे चौंक जाते हैं, या फिर उन्हें नींद नहीं ठीक से आती है, बार बार जगते रहते हैं, या फिर डर के साथ में नींद से जगते हैं। यानी एक कंफर्टेबल लाइफ उनकी नहीं होती है, या फिर जो एक नॉर्मल बच्चा जैसे होता है 1 साल तक का, वैसे उनकी ज़िंदगी नहीं होती है। कई बार माँ का दूध पीने में भी उन्हें परेशानी होती है, या तो वो दूध नहीं पी पाते हैं, या फिर ठीक से नहीं पी पाते हैं, या फिर रो रहे होते हैं और पता नहीं होता है। और बार बार रोते रहने से पेरेंट को भी परेशानी होती है, पता नहीं चलता एग्जैक्टली हुआ क्या है। अगर उसे गोद में भी लेते हैं, बाहर कहीं घुमाने के लिए लेके जाते हैं, तब भी वो रोता रहता है, शांत नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी माँ से ही वो आंखें मिलाना पसंद नहीं करता है, या फिर माँ के पास में वो जाना नहीं चाहता है, या फिर ज़्यादा देर तक वो बैठना नहीं चाहता है। अब उससे अधिक उम्र के बच्चों के बारे में बात करें, यानी 1 से 6 साल तक के बच्चों के बारे में, तो बहुत ज़्यादा वो डरे हुए रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उन्हें डर लगा रहता है, या फिर कोई उन्हें अलग कर देगा अपने पेरेंट्स से, या फिर कहीं वो गुम जाएगा। इस तरह का डर हमेशा, यानी सेपरेशन का जो डर है वो लगा रहता है। या तो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, जैसे तोड़-फोड़ करना है कोई चीज़ों का, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाना है, गुस्सा दिखाना है, चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना है, या फिर एकदम से ही वो इतना शांत हो जाता है, किसी भी चीज़ को कोई उसका रिएक्शन नहीं होता है। यानी कुछ भी दे दो उसे, कुछ भी रिएक्शन उसका नहीं होता है। या फिर वो हमेशा चिपका रहेगा अपने पेरेंट्स के साथ में, जैसे माँ का पल्लू खींच रहा है, दुपट्टा खींच रहा है, या फिर पीछे छुप रहा है, या फिर हमेशा ही हाथ पकड़ के बैठेगा, 2 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ेगा। और बिना वजह के बहुत सारे उसके डर होते हैं, जैसे अगर उसे कोई टच कर रहा है, यानी नॉर्मल भी, यानी अगर कोई उसे पास बुला रहा है, या फिर कोई उसे बात करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अंधेरा है, यानी ये सारे बेवजह के डर होते हैं। यानी ऐसा कोई उनका खुद का पहले का एक्सपीरियंस रहा नहीं है 6 सालों में, लेकिन ये सारे डर होते हैं। या फिर कुछ बच्चों में ये परेशानी होती है कि वो बेड वेट कर देते हैं, या फिर अभी वो अच्छे से बात कर सकते हैं उनके एज के हिसाब से, लेकिन वो बेबी टॉक ही करते रहते हैं। और जिस तरह से उनकी प्रोग्रेस होनी चाहिए उम्र के साथ में, तो वो होती नहीं है। बेवजह का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों के
बच्चों के जो कारण हैं मेरे पास इसमें से बहुत सारे आते हैं और आप लोगों को ऐसा लगता है कि शायद किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है या फिर कोई और एनर्जी उसके पीछे लग गई है या फिर इविल आई का इम्पैक्ट है। ये सारी चीज़ें आप लोग सोचते हैं, लेकिन हर वक्त ये रीज़न्स उसके नहीं होते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ और साइंस जो हर एज में दिखाई देंगे, या तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहेगा या फिर यानी ऐसी-ऐसी चीज़ें करेगा कि वो एक जगह शांत नहीं बैठता और आजकल के पेरेंट्स को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, यानी वो उसे पॉजिटिवली ले लेते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत एनर्जेटिक है। लेकिन हो सकता है ये भी एक साइन हो सकता है। अभी किसका साइन हो सकता है वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले मैं सारे सिम्पटम्स बता रही हूँ। किसी के साथ में फ्रेंडशिप करना या फिर अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ में या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ में जुड़ पाना, उनसे दोस्ती कर पाना, ये बहुत बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम होता है और सेफ वो कहीं कहीं पे भी वो सेफ फील नहीं करते। हमेशा डर लगा रहता है कि कुछ हो जाएगा, कोई आ जाएगा, कोई कुछ कर लेगा, मैं कहीं पे शायद गुम हो जाऊँगा या फिर अंधेरा आ जाएगा, यहाँ पे कोई आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। ये सारा डर हमेशा रहता है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं रहता है। हर वक्त कन्फ्यूजन रहता है, यानी आप उसे अगर 2 चॉकलेट भी दे रहे हैं तो वो लेगा नहीं या फिर हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा या फिर किसी भी उम्र में वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। उसका जो मेंटल स्टेट है वो हमेशा कन्फ्यूज ही रहता है और हमेशा ही सेल्फ वर्थ नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस, करेज नहीं रहेगा, वो हमेशा पिछड़ता हुआ जाएगा। कोई भी क्रिएटिव चीज़ वो नहीं कर पाएगा, यानी कहीं पे भी कुछ बनाना है, कुछ नया क्रिएट करना है, क्रिएटिव आइडिया से वो नहीं कर पाएगा। उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी, अगर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं यानी उम्र ज़्यादा है और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए झगड़ रहे हैं, लेकिन वो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है। उसका एक रीज़न यहाँ पे भी है क्योंकि क्रिएटिविटी लॉक हो चुकी है। अब ये सारे सिम्पटम्स किस चीज़ के हैं, आप सब लोगों को अभी बहुत ज़्यादा सवाल परेशान कर रहे होंगे, वो ये ब्लैक मैजिक नहीं है या फिर कोई और एक्सटर्नल एनर्जी का इम्पैक्ट नहीं है, तो फिर ये सारी चीज़ें क्या है और ये सारी चीज़ें मेरे ही बच्चे को क्यों है, दूसरे के सारे बच्चे तो ठीक ठाक है, वो हर चीज़ ठीक से कर रहे हैं, फिर मेरे ही बच्चों को ये सारी चीज़ें क्यों हैं। आपके इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं बता दे रही हूँ, आपको ये वीडियो पूरा सुनना है। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलो अब जानते हैं ये सारे लक्षण जो मैंने बताए बच्चों में, या फिर आपको भी ये सारी चीज़ें होती होंगी, भले आपका एज कुछ भी हो। बचपन से अगर आपने ये सारी चीज़ें फेस की है, अभी भी कर रहे हैं, तो उसका रूट कॉज जान लीजिए। ये सारे जो रूट कॉज है वो वुम्ब ट्रॉमा के अंतर्गत आते हैं, यानी जब आपका जन्म नहीं हुआ था या फिर आपके पेरेंट्स से जुड़ा हुआ कोई इशू होगा। अब ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, वो मैं आप लोगों को आगे बता रही हूँ। अब जान लेते हैं वुम्ब ट्रॉमा आता कहाँ से है और क्यों आता है, उसके कॉजेस क्या है। जैसे कई बार कॉम्प्लिकेटेड चाइल्ड बर्थ सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि कई बार गर्भाशय को कोई इंजरी हो जाती है, सी सेक्शंस होते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, या फिर सेक्सुअल या फिर फिज़िकल अब्यूज़ होता है, या फिर कोई और गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज बहुत सारी होती है, कोई इन्फेक्शन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, एबॉर्शंस होते रहे हैं, मिसकैरेजेस होते रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर तक इनफर्टिलिटी का इशू रहा है, उसके सारे स्ट्रगल्स, ट्रीटमेंट, ये सब कुछ हुआ है। यहाँ पे किसी का अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर फोर्स्ड प्रेगनेंसी हो सकती है, कोई ऐसी प्रेगनेंसी या फिर ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंसल्ट सहना पड़ा हो या फिर पेनफुल सिचुएशन रही हो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को लेके, या फिर स्त्री होने की वजह से बहुत सारा इंसल्ट सहा हो और उस वजह से शर्म की भावना आ गई हो कि मैं फीमेल क्यों हूँ, या फिर ये सारी चीज़ें
मुझे क्यों है, मुझे फ़ीमेल नहीं चाहिए, या फिर मुझे वापस कभी फ़ीमेल बन के जन्म नहीं लेना है, या फिर मदर को उसका बच्चा नहीं चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि उसे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए अलग-अलग रीज़न्स की वजह से, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है। साथ ही साथ बहुत बार जैसे मैंने कहा कि फेमिनाइन होने पे खुद को बहुत ज़्यादा डर लगता है, शर्म महसूस होती है। तो जितने भी फेमिनाइन एनर्जी के पॉइंट्स हैं, वो फेमिनाइन एनर्जी सप्रेस हो जाना, क्रिएटिविटी जो है वो सप्रेस हो जाना, एंसेस्ट्रल कोई ट्रॉमा हो सकता है जो मदर के लाइनेज से आया हुआ एंसेस्ट्रल ट्रॉमा। जब हम लोग एंसेस्टर की बात करते हैं तो बेसिकली फादर का एंसेस्ट्रल लाइनेज कंसिडर ज़्यादातर करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैटरनल लाइनेज जो है यानी मदर की तरफ से जो एंसेस्टर्स है वहाँ से आता है। यहाँ पे कोई अनहील्ड सेक्सुअल या फिर रिप्रोडक्टिव एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। यानी शॉर्ट में अगर हम लोग इसे दोबारा बताना चाहे तो वूम्ब ट्रॉमा कोई भी शारीरिक चोट, भावनात्मक पीड़ा, ऊर्जात्मक कटाव के कारण होता है, और अक्सर 3 यह कारण का मिश्रण होता है, और इन तीनों का मिश्रण करके वूम्ब ट्रॉमा बनता है और वो बच्चों में आता है, और वो उम्र के साथ में आगे चलता जाता है, और हर एक पीढ़ी में भी वो कंटिन्यू होता चला जाता है, और उसके रूट कॉजेस पता नहीं चलते हैं। यानी रूट कॉज अलग है और हम लोग अलग-अलग तरह के उस पे रेमेडीज ढूंढते रहते हैं, और इस वजह से वो ठीक नहीं होता है। जैसे कि आपने अगर मुझसे कंसल्टेशन लिया है तो मैं किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए पूछती हूँ आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हुआ था, क्योंकि ये भी एक रीज़न होता है। अगर माँ उनकी प्रेगनेंसी के दौरान तनाव, डर, दुख, हिंसा या फिर मार-पीट या फिर इमोशनल किसी पेन से गुज़री है, तो उसका असर ज़रूर उसके गर्भ में पल रहे शिशु पे होता ही है, और ये सारे सिचुएशंस वो बच्चा लेके ही पैदा होता है, और इसके रीज़न्स हमें पता नहीं चलते, सिर्फ उसका रिएक्शन हमें दिखता रहता है कि वो अलग तरह से बिहेव करता है। जैसे उसका वज़न कम है, इम्यूनिटी कम है, या फिर वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रख सकता, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, ज़िद्दी है, या फिर दूसरे बच्चों जैसा वो खेलता नहीं है, उसका खाना ठीक से नहीं है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस महसूस पेरेंट्स करते हैं। माँ का अगर इसके पहले कोई अबॉर्शन हुआ हो, या फिर फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है, या फिर प्रेगनेंसी को लेके किसी ने बहुत ज़्यादा सुनाया हो, टॉर्चर किया हो, या फिर प्रेगनेंसी ही पेनफुल रही हो, या फिर यूट्रस से रिलेटेड, गर्भाशय से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर कोई ट्रीटमेंट लेनी पड़ी हो, ये सारी चीज़ें भी वूम्ब ट्रॉमा क्रिएट करती है। साइंस में भी अब ये उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर कोई एंसेस्ट्रल जनरेशंस यानी पीढ़ियों से अगर कोई ट्रॉमा है तो वो डीएनए के माध्यम से आगे बढ़ सकता है, और ये वूम्ब ट्रॉमा उसी तरीके से आगे बढ़ता है। यानी आपकी नानी या फिर माँ की कोई जैसे इमोशनल फीलिंग रही हो, इमोशनल टॉर्चर रहा हो, इमोशनल पेन में वो लोग रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी अगली जनरेशन में आती है, और हमें पता नहीं चलता है कि ये बिहेवियर किस वजह से आया है। अब आप लोगों को ज़्यादा टेंशन हो रही होगी कि भाई फिर इसे ठीक कैसे करें, क्या ये परमानेंट है या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्या हमारे बच्चे या फिर हम खुद कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज़ के लिए हल ज़रूर होता है, और अगर हम लोगों ने हमारी पिछली पीढ़ियों से भी कुछ लाया है और कैरी कर रहे हैं तो हमें वो ब्रेकर बनना पड़ेगा, यानी यहीं पे उसे ख़त्म करना पड़ेगा ताकि वो आगे की जनरेशन्स में ना जा सके। और वूम्ब ट्रॉमा के केसेस में ज़्यादातर हीलिंग जो है वो माँ को दी जाती है और बच्चा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। हीलिंग के अलग-अलग तरीके आते हैं, आप नॉर्मल कोई भी ये हीलिंग टेक्निक से हीलिंग होता है, या फिर एनएलपी में बहुत सारे जैसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स और हिप्नोसिस के जो टेक्निक्स है वहाँ से भी ये सारी चीज़ें हील की जा सकती है। अगर आप लोगों को ये हीलिंग कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उसके रेमेडीज़ या फिर उपचार किस तरह से है, ये आप लोगों को जानना है तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा।
कि हमें ये जानना है वूम्ब ट्रॉमा ठीक कैसे करना है और इसका सेकंड पार्ट हमें चाहिए, तभी मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊँगी। अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसका कोई सेकंड पार्ट नहीं आएगा। क्योंकि वीडियो के नीचे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इसका मतलब या तो आप वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं या फिर आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं या फिर आपको ठीक नहीं करना है। इतना एफर्ट्स डाल के हम लोग काम से टाइम निकाल के वीडियोस बनाते हैं, वो सब आप लोगों के लिए होता है, लेकिन आप लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर इतनी मेहनत करने की या फिर टाइम ज़ाया करने की कोई उसे मतलब नहीं रह जाता है। तो अगर आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर सफिशिएंट मुझे रिस्पॉन्सेस दिखते हैं कमेंट बॉक्स में तो सेकंड पार्ट ज़रूर इसका मैं बना दूँगी।